स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। बीस मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। लपलपाती लपटें और ऊपर उठता धुएं का गुबार, तस्वीरें चूरू की हैं। यहाँ नेशनल हाईवे 52 पर आमने सामने हुई ट्रक और टैंकर की भिड़ंत के बाद आग लग गई, जिससे एक ट्रक में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। जिंदा जले लोग हरियाणा के गुहाड़ा के थे, जिनका नाम कतारा सिंह और नपे सिंह बताया जा रहा है। हादसे में दूसरे ट्रक के लोगों की मौत की भी आशंका है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। रात को दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। मिली जानकारी के मुताबिक चूरू के गांव सिरसला के पास NH 52 पर रिफाइंड तेल से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। दोदवा खारा पुलिस ने हादसे में 2 लोगों के जिंदा जले होने की पुष्टि की है। टैंकर में रिफाइंड तेल होने के कारण देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। लपटों ने पलक झपकते ही टैंकर के कैबिन में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर को झुलसा दिया। उन्हें नीचे उतरने का मौका तक नहीं दिया और दोनों कैबिन में ही जिंदा जल गए। आग लगने के बाद दोनों ट्रकों से हुए धमाके और उठते धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। 4 घंटे तक लगी भीषण आग के बाद सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। दूसरे ट्रक में अवशेष तक नहीं मिले हैं। पुलिस ट्रक की डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को झटका दिया है। 28 जनवरी की साधारण सभा में गठित 28 में से 27 समितियों के गठन को नगर पालिका अधिनियम की धारा के विपरीत मानते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को निगम के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके बाद अब निगम में बीजेपी का बोर्ड नई रणनीति बनाने में जुट गया है। शुक्रवार को मेयर सौम्या गुर्जर, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट समेत भंग की गई समितियों के चेयरमैन निगम मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान मेयर सौम्या गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद ली जाएगी। मेयर सौम्या ने कहा कि ये फैसला सरकार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को बौखलाहट से भरा कदम बताया। लीगल की अगर जरूरत पड़ी तो हम लीगल भी जाएंगे और सच्चाई जो है, सच्चाई की जीत होगी। नहीं, डिसेंट नोट की भी एक, आप सबको भी पता होगा, एक प्रक्रिया होती है कि अगर डिसेंट नोट अगर असहमति होती है तो बोर्ड मीटिंग में ही जाहिर करनी थी कि हमें इस चीज़ पे असहमति है। फिर भी अगर हम वो निर्णय को उसको पास करते तब डिसेंट नोट भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि गुपचुप कमरे के अंदर कोई डिसेंट नोट भेज दिया जाता है। सरकार का हाथ कामगारों के साथ। प्रदेश की गहलोत सरकार सिर्फ वादे ही नहीं करती बल्कि वक्त आने पर उस वादे को पूरा भी करती है, और वो भी बगैर ज्ञापन के, बगैर रिमाइंड कराए। तभी राजस्थान सरकार के कर्मचारी सीएम गहलोत का आभार जताते नहीं थक रहे। दरअसल राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को कोरोना काल में काटा गया 15 दिन का वेतन वापस लौटाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कोरोना काल में काटे गए वेतन को वापस देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा की पालना में वित्त विभाग ने वेतन वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सरकार कर्मचारियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने मार्च 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अलग अलग आदेश जारी कर राज्य के कर्मचारियों के वेतन में 15 दिन की कटौती की थी, जिसे सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक होने के बाद वापस लौटाने की बात कही थी। जब मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया तब रोके गए वेतन को वापस जारी करने की घोषणा की थी, और इसी घोषणा की पालना में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। घोषणा पर कर्मचारियों ने सीएम गहलोत का दिल से आभार जताया है। सरपंचों की यही पुकार, पंचायतों को फंड दो सरकार। सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे सरपंच। सरकार की ग्राम पंचायतों के प्रति बेरुखी से आहत हैं। ग्राम पंचायतें फंड को तरस रही हैं, जिसके चलते गांव का विकास ठप हो गया है। जनता सरपंचों को कोस रही है और सरपंच सरकार को। अब थक-हार कर सरपंचों ने 8 मार्च को विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है। गांव में क्या है कि जनता बहुत
सरपंचों को घेर रखा है और सरपंचों को पंचायत में नहीं घुसने दे रही है, क्योंकि 1 साल से कोई विकास का काम जो नए सरपंच बने वो कोई भी नहीं करा पा रहा है। इसलिए हम मजबूर होकर विधानसभा घेरने का हमने प्लान बनाया है। कोरोना का बहाना करके अब तक तो टाइम निकाल दिया, मगर अब कोरोना जैसे ख़त्म होने की लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, पैसा लाओ, गांव का विकास कराओ। गांव में पेयजल व्यवस्था बंद पड़ी हुई है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। और ये जो मोबाइल्स चल रहे थे, ये जो मठाधीश बने हुए थे कैदी, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें हमारे जेल विभाग के कर्मियों की भी मिली भगत थी। ये स्वाभाविक है आपका सोचना। अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले जेल कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज आएं या फिर अपनी करतूत का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनकी हरकतें ऑपरेशन फ्लश आउट को पलीता लगा रही हैं। तभी प्रदेश भर की जेलों में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, जोधपुर जेल में 1 दर्जन से अधिक मोबाइल मिलने से ऑपरेशन फ्लश आउट पर सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां इस मामले में डीजी जेल ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं ऑपरेशन फ्लश आउट को 31 मार्च तक और बढ़ा दिया गया है। हालांकि डीजी जेल राजीव दासोत लगातार सुधार में लगे हैं। अब तक 3 जेल स्टाफ को बर्खास्त किया जा चुका है, तो 59 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक ही जेल में कई सालों से तैनात 40 कर्मचारियों का तबादला भी किया जा चुका है। कैदी भी 98% के करीब इस तरह के हैं जो कि अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी जेल में सज़ा को कम करवाना चाहते हैं अच्छे आचरण की वजह से। सिर्फ 2% बंदी ही हार्डकोर है। इसी प्रकार प्रिजन डिपार्टमेंट में जो हमारा स्टाफ है काफ़ी अच्छा स्टाफ है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सारे स्टाफ को बदनाम कर रहे हैं। 20 फीट लंबी सुरंग बनाकर चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें राजधानी जयपुर से आई हैं। जी हां, वैशाली नगर थाना इलाके में चोरों ने सुरंग बनाकर शहर के मशहूर हेयर प्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सोनी के घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बेसमेंट में 3 बक्सों में छुपाकर रखी गई करोड़ों की चांदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर कितने बड़े शातिर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 90 लाख रुपए में डॉक्टर के पीछे एक मकान खरीदा। फिर इस मकान के कमरे को खोदकर सोनी के मकान के बेसमेंट तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई थी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन पहले सोनी ने बेसमेंट में देखा कि चांदी के बक्से गायब हैं। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि सुनीता सोनी के घर के पीछे स्थित खरीदे गए घर में एक कमरे में फर्श को खोदकर सोनी के घर के बेसमेंट तक सुरंग बनाई गई है। डॉक्टर दंपत्ति ने करीब 3 महीने पहले अपने घर के बेसमेंट में जमीन के नीचे 3 बक्सों में चांदी भरकर उन्हें गाड़ दिया था और इसके बाद फर्श को ऊपर से पक्का कर दिया था, लेकिन चोरों को इसकी जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। चांदी करीब 400 किलो बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर सुनीता सोनी ने पुलिस में दर्ज कराई FIR में चांदी के बक्सों का जिक्र नहीं किया है। आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इसके पीछे की स्याह हकीकत हैरान करती है, पुलिस पर सवाल उठाती है। तभी मामले का पता चलते ही हरकत में आई कोटा पुलिस ने आरोपी को नाप दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स तलवार के जोरदार वार से बकरे की बलि लेता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक जो शख्स तलवार से बकरे की गर्दन काट रहा है वो देवली मांझी का थाना अधिकारी भंवर सिंह है। जी हाँ, बकरे की बलि देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के मामले में ग्रामीण SP ने SHO देवली मांझी भंवर सिंह को निलंबित कर दिया है। शुरुआती जांच में SHO भंवर सिंह पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। अब सस्पेंशन पीरियड में SHO भंवर सिंह ग्रामीण पुलिस लाइन में उपस्थित रहेंगे। CO सांगोद की जांच में सामने आया था कि वायरल वीडियो 23 फरवरी का है और ये 12 जिले के कस्बा थाना इलाके का है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए पुलिस अधिकारियों को टैग भी किया गया था। ये वाद विवाद और संवाद इसीलिए ताकि नई शिक्षा नीति अपना लक्ष्य हासिल कर सके, नौनिहालों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सके, देशवासियों का चहुमुखी विकास करे और इसे प्रगति के रास्ते पर ले जाए। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के प्रति भी सचेत करे। नई शिक्षा नीति को जानने, समझने और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाड़मेर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें शिरकत करने वाले शिक्षकों और स्टूडेंट्स ने नई शिक्षा नीति की जमकर सराहना की।
20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। ऊपर कमरे में लगी आग और नीचे खड़े फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। तस्वीरें दिल्ली के प्रतापनगर की हैं। शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना तड़के करीब 3:47 पर मिली, जिसके बाद दमकल की 28 गाड़ियों को रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के पहले फ्लोर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के हवाले से कहा कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक आग बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानून को चकमा देने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। महिला को कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चौकस निगाहों के सामने चालकों की एक नहीं चली। तस्वीरें केरल के कोझिकोड की हैं। आरपीएफ ने कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री से 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर जब्त किए हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने चेन्नई मंगलपुरम एक्सप्रेस की महिला यात्री से विस्फोटक जब्त किया। हिरासत में ली गई महिला, जिसका नाम रमणी बताया जा रहा है, वो तमिलनाडु की रहने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में सीटों के नीचे विस्फोटक छिपाकर रखे गए थे। तलाशी में जवानों को माल संदिग्ध लगा। रही सही कसर महिला की लड़खड़ाती जुबान ने पूरी कर दी। कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आरपीएफ की मुस्तैदी के आगे सारी होशियारी हवा हो गई। सूत्रों के मुताबिक महिला ने नीचे तक खुदाई के लिए जिलेटिन की छड़ें लाना स्वीकार किया है, लेकिन महिला की दलील आरपीएफ के गले नहीं उतर रही। पुलिस उसे मोहरा मानकर चल रही है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जिलेटिन से बनी छड़ों का उपयोग गिट्टी क्रशर पर चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए भी विस्फोटक के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ले जा इन लोगों को दे दो। इंसाफ की गुहार, थाने में गुनहगार, कुछ ऐसी की मिसाल है ये, जिधर भी देखिए बस बकरियां ही बकरियां। हर उम्र, हर मिजाज की, संख्या इतनी कि काउंटिंग मुश्किल। थाने में पेशी के लिए लाई गई थी ये बकरियां, पर क्यों? जुर्म क्या कहे, गुनाह क्या कहे, बकरियों ने भी कोई क्राइम किया हो, ऐसा तो आज तक सुना नहीं कभी। आखिर इन मासूम बकरियों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि थाने के चक्कर लग गए? मामला सागर का है। इन बकरियों पर इल्जाम है किसान की मेहनत पर पानी फेरने की। खेत में लहलहाती करीब 80,000 की फसल को नुकसान पहुंचाने का दोष इन बेचारी बकरियों का नहीं, इनके मालिकों का है। बकरियों को थाने लेकर पहुंचे किसान का आरोप है कि इनके मालिक तार की फेंसिंग काट इन्हें खेत में छोड़ देते हैं और उसके बाद ये बकरियां खेत की जो हालत करती हैं कि बस पूछिए मत। परेशान किसान भला क्या करता, बकरियों को लेकर ही थाने पहुंच गया। अब थाने की भी एक कैपेसिटी होती है। एक साथ इतनी बकरियां आने से थाने में अफरा तफरी मच गई, पर किसान की कोशिश कामयाब हुई। पुलिस ने बकरियों को तो बख्श दिया, लेकिन इनके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। प्रदेश के खंडवा की छगांव माखन पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। इस दुल्हन के कारनामे के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह लुटेरी दुल्हन गिरोह जरूरतमंद शादी करने वाले ग्राहक को ढूंढकर उससे शादी कर उससे पैसे ऐंठ कर फरार हो जाती थी। पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो छगांव माखन का एक पीड़ित सदाशिव गुर्जर ने 2 अप्रैल 2019 को केस दर्ज करवाया था, जिसमें उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि दीपिका उर्फ दीपाली नाम की एक महिला ने 28 मार्च 2019 को उससे शादी कर अगले ही दिन उसकी मां की बीमारी का बहाना बनाकर उससे 90,000 रुपए लेकर महाराष्ट्र फरार हो गई थी। पीड़ित की शिकायत पर लगातार छगांव माखन पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही थी और इस मामले में विवाह करवाने वाले 2 अन्य उसके साथी भागवत और राजेश की भी पुलिस तलाश कर रही थी। इस दौरान कुछ और ऐसे ही फर्जी विवाह की शिकायत की जानकारी खंडवा पुलिस को लगी थी। तब से लगातार इन आरोपियों की तलाश में पुलिस डटी हुई थी। आखिरकार 2 साल की मशक्कत के बाद खंडवा पुलिस की स्पेशल टीम को यह महिला और उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लुटेरी दुल्हन के घर से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। जहां तक नजर वहां तक कतार। तस्वीरें जम्मू संभाग के चिनैनी तहसील की हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मादा पुल और 0 पॉइंट के बीच एक गुफा मिली है। ये गुफा करीब 20 फीट लंबी और करीब 6 फीट ऊंची है। गुफा में कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं। गुफा के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। गुफा के बारे में जानकारी मिलते ही दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग गुफा के अंदर भी जा रहे हैं और फोटो खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आकृतियों के पत्थर का रंग भी बाकी पत्थरों से अलग है। हम लोग माता रानी के दर्शन करके पटनी टॉप जा रहे थे और ये रास्ते में ये लोग कोई काम कर रहे थे। यहाँ पे पौराणिक गुफा मिली है और वहाँ पे दर्शन किए हैं हमने। बहुत पुरानी गुफा लग रही है, छोटे से शिवलिंग है और महादेव जी का घुटना है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये सम्मान देश की उस उड़न परी का जिसने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है, खेल जगत में हिंदुस्तान का डंका बजाया है। तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी की हैं, जहां मशहूर महिला एथलीट हिमा दास को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिमा ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने ये फैसला गुवाहाटी में कैबिनेट भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया था। आपको बता दें कि हिमा दास असम के नगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली हैं। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। वो परिवार के 6 बच्चों में सबसे छोटी हैं। हिमा पहले लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी और एक स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उन्होंने कुछ साल पहले ही रेसिंग ट्रैक पर कदम रखा था। हिमा दास पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने किसी भी फॉर्मेट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में ये उपलब्धि अपने नाम की। हिमा दास साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। ये वो उपलब्धियां हैं जो सुनने वाले को हैरान करती हैं, क्योंकि एक और जहां ज्यादातर लोग एक खेल में ही महारत हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं श्रीनगर के एहतशाम खेल और पढ़ाई लिखाई दोनों में ही अपना जौहर दिखा रहे हैं। एहतशाम को रॉक क्लाइंबिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये होनहार अल्ट्रा मैराथन रनर भी है। बहरहाल इनकी कामयाबियों का कारवां यही नहीं थमता। एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया ने इन्हें यूथ आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा है। इंटरनेशनल यूथ यूनाइटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्ड इन फिलीपींस। अभी जून में उन्होंने मेरे को आफ्टर सीरीज ऑफ इंटरव्यूज एंड एनालाइजिंग मेरा प्रीवियस अचीवमेंट्स, दे हैव अपॉइंटेड मी एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। सीसीटीवी घर की सुरक्षा में जुटा वो प्रहरी है जो न कभी थकता है और न कभी चूकता है, लेकिन यहाँ इसका मकसद बेजुबानों को आसमानों में उड़ने वाले परिंदों को महफूज रखना है। प्राकृतिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीके से उन लोग रहती है उसमें उनकी मदद करते हैं, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तंजील ने पक्षियों के लिए बनाए रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। दरअसल बिहार के गया में रहने वाले तंजील उर रहमान का पक्षी प्रेम अद्भुत है। वो पक्षियों से कितना प्यार करते हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने घर को ही पक्षियों का रैन बसेरा बना दिया है। बिहार का ये लाल पर्यावरण को संतुलित रखने की भी कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से गौरैया के संरक्षण के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। तंजील गया के बोध गया ब्लॉक के चेरकी थाना क्षेत्र के नस्का गांव से आते हैं और पक्षियों को मारने वाले लोगों से लड़ाई करने तक से नहीं चूकते। शुरुआत में उनके बनाए गए पक्षी आश्रय में केवल 1 या 2 परिंदे ही रहते थे, किंतु धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हुई। आज यह संख्या सैकड़ों में है, जिसमें तरह तरह के पक्षी रहते हैं। तंजील के पास सबसे अधिक संख्या में गौरैया रहती हैं। वो नियमित रूप से सभी पक्षियों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, उन्हें प्राकृतिक तरीके से भोजन देते हैं और एक पक्षी चिकित्सक से भी संपर्क रखते हैं ताकि पक्षियों का इलाज हो सके। तंजील ने अपने बगीचे से घर तक मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन लटकाए हैं जो पक्षियों के लिए घोंसले का काम करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। सुबह शाम चहकते हुए पक्षियों को देखना तंजील के लिए बेहद सुखद है। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन खिलाड़ियों का जोश हाई है। तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। इस बार खेलों में हिस्सा लेने वाले राज्यों की संख्या 2 गुनी हो गई है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमें जम्मू एंड कश्मीर वालों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मतलब एक इंस्पिरेशन मिल रही है। सचमुच
गुलमर्ग में हो रहे खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति की बुलंदी को छूने के लिए बेताब है। बता दें कि गुलमर्ग में 26 फरवरी से शुरू हुआ विंटर गेम्स 2 मार्च तक चलेगा। इसमें 27 राज्यों के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस की राजधानी पेरिस से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पेंट के एक गोदाम में आग लग गई। हादसे के वक्त गोदाम के पास करीब 20 लोग मौजूद थे, जिन्हें पहले ही वहां से निकाल दिया गया और देखते ही देखते गोदाम भीषण आग में घिर गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें उसे कई फीट ऊंची लपटें और धुआं निकलता दिखाई दिया। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो आग की जद में न हो। पेंट की वो फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल इलाके में थी, जिसमें आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई टीमें वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब तक पूरा गोदाम लपटों में घिर चुका था और उसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने एक रोबोट की मदद ली, जो वहां तक पहुंच गया जहां दमकल कर्मी नहीं जा सकते। वो घूम घूम कर गोदाम के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करता रहा और काफी मेहनत के बाद आग बुझ गई। अफ्रीकी देश नाइजर में हुए राष्ट्रपति चुनावों ने जनता को लोकतंत्र मजबूत होने के जो सुहाने सपने दिखाए, नतीजे घोषित होते ही उन पर राजनीतिक संकट के काले बादल छा गए। चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को हार मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोक दिया। फिर तो उनके समर्थक ऐसे बेकाबू हुए कि सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने कोहराम मचा दिया। राष्ट्रपति की कुर्सी तक अपने नेता मोहम्मद उस्मान को पहुंचाने के लिए वो दंगा फसाद करने पर उतर आए। हाथों में डंडे पत्थर लेकर वो चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी का हिसाब लेने सड़कों पर निकल गए। कहीं प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की तो कहीं पत्थर, लकड़ी और सामान रखकर रास्ते रोक दिए। उन्होंने दुकानों में भी खूब तोड़फोड़ की। विपक्षी नेता के समर्थकों ने इतना उत्पात मचाया कि उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधी पुलिस की फौज को मोर्चा संभालना पड़ा। फिर जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़े तो उसने हिसाब बराबर करने में भी देर नहीं की। राष्ट्रपति चुनाव में नाइजर की सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बजूम को जीत मिली है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली की गई। इसी बात पर वहां बवाल हो गया। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए अजीब संकट पैदा होता जा रहा है। जो भी पार्टी हारती है उसके समर्थकों को धांधली की बू आने लगती है, वो बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कितना उत्पात मचाया ये हम देख ही चुके हैं। नाइजर में भी वही कहानी दोहराई गई। वहां रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 1/3 से ज्यादा लोग वोट देने नहीं निकले। वहां पूर्व राष्ट्रपति चुनाव हार गए, लेकिन उनके समर्थकों को चुनाव परिणाम हजम नहीं हुआ। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने नाइजर की सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की। वहां जो बवाल मचा उससे नाइजर के लोगों को भी डर लगने लगा कि कहीं लोकतंत्र फिर से पटरी से न उतर जाए। 60 साल पहले आजाद हुए इस देश में कई बार सेना ही तख्ता पलट कर चुकी। नाइजर के जिस नेता के समर्थकों ने गदर मचाया वो भी 25 साल पहले तख्ता पलट का शिकार हो चुके हैं। तुर्की के इस्तांबुल से दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक जलती इमारत से एक महिला ने अपने 4 बच्चों को नीचे फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आग उसके अपार्टमेंट में फैल चुकी थी और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें तीसरी मंजिल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में पहले उसने एक बच्चे को खिड़की से नीचे फेंका, फिर जिसे जमीन पर खड़े लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसने अपने दूसरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। तीसरी तस्वीरों में साफ दिखा कि उस अपार्टमेंट की खिड़की से काला धुआं उठ रहा था। वहां खड़ी वो महिला और उसके बच्चे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सभी बच्चों को एक एक कर नीचे फेंकती जा रही थी। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन लोगों ने बच्चों की जान बचाने के लिए महिला के इस कदम की सराहना भी की। Battaniyeleri gerdirdik, 3-4 tane battaniyeyi iç içe koyduk. बाद में उस अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।